साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी अगर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, कल वाली जो वीडियो हमने अपलोड कर दी थी उसमें कुछ समय बाद आवाज़ आना बंद हो गई थी, जिससे उस वीडियो को हमें डिलीट करना पड़ा था। चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। आइए देखते हैं टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। टुडे सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा। यानी कल हमने जो करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी अभी हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें किस तरह के प्रश्न आए हैं और उन प्रश्नों को आगामी परीक्षाओं में किस तरह से आने की संभावना है, इसको ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट पेपर से स्क्रीनशॉट खींच करके हम आपके लिए लेकर के आए हैं। उसके बाद में स्टैटिक जी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जी की अति महत्वपूर्ण होती है। स्टैटिक जी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद होमवर्क, यानी डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देने पर अगले दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लिया जाता है। तो आज भी हम आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। तो मुंबई डाक विभाग ने राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 15 नवंबर, 16 अक्टूबर या फिर 17 अक्टूबर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ई, यानी कि 17 अक्टूबर को विश्व राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अक्टूबर 2021 में 300 टी20 खेलों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व क्रिकेट के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इयोन मॉर्गन, डैरेन सामी, महेंद्र सिंह धोनी, एरन फिंच। आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जो है ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 300 टी20 मैचों में किसी भी टीम की कप्तानी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF चैंपियनशिप जीत ली है? नेपाल, श्रीलंका, चीन या फिर भारत? आइए आंसर देखते हैं। तो देखिए सही आंसर है डी, यानी कि भारत ने जो है ये चैंपियनशिप जीत ली है। और किसको हराया है? तो जापान को हराया, नेपाल को हराया भारत ने, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 19 अक्टूबर 2021 टुडे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर करने का निर्णय लिया है। माउंट हैरियट निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है माउंट हैरियट, जिसका नाम बदल करके अब माउंट मणिपुर कर दिया गया है। देखिए कुछ जानकारी। मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के स्वरूप में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप शिखर माउंट हैरियट का नाम बदलने का निर्णय लिया है। इसे अब माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाएगा। माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जहां मणिपुर के महाराजा कुलचंद सिंह और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान कैद किया गया था। बस आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अंडमान निकोबार में स्थित माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में टेक स्टार्टअप चिंगारी ने अपने पहले क्रिप्टो टोकन डॉलर गाड़ी का अनावरण किया है। निम्नलिखित में से कौन चिंगारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं? देखिए कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर जरूर पूछे जाते हैं और ऐसी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं जो किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर चिंगारी ऐप जो है वो चर्चा में आ गया है। इन्होंने डॉलर गाड़ी अपना एक क्रिप्टो टोकन लॉन्च किया है, इस वजह से इसके ब्रांड एम्बेसडर अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। शाहरुख खान, आमिर खान, आयुष्मान खुराना या फिर सलमान खान? आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि सलमान खान जो है वो चिंगारी ऐप के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो सोशल टोकन ऐप चिंगारी ने 17 अक्टूबर 2021 को मुंबई में अपना पहला क्रिप्टो टोकन डॉलर गाड़ी का अनावरण किया है। इसे टेक स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो कौन है इसके ब्रांड एम्बेसडर? सलमान खान है, याद रखिएगा। चिंगारी ने क्रिप्टो टोकन जारी करने वाला भारत का पहला सोशल नेटवर्क होने का दावा किया है। डॉलर गाड़ी का लक्ष्य क्रिएटर को अपना ई कॉमर्स स्पेस स्थापित करने में सक्षम बनाकर क्रिएटर इकोसिस्टम को बदलना है। तो बस आपको इतना याद रखना है। चिंगारी ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सलमान खान चिंगारी ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए
अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2021 में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है? WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ या फिर विश्व खाद्य कार्यक्रम? आंसर देख लें। सही आंसर ए यानी कि WHO ने जो है वो यहाँ पर ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है। अब देखिए, इसके आंकड़े जब आप सुनेंगे ना तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमने टीबी को जो है मतलब ध्यान देना बंद कर दिया। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में ट्यूबरक्लोसिस टीबी उन्मूलन में दुनिया की दशकों की प्रगति की दिशा में भारी रुकावट का सामना करना पड़ा। कोविड से पहले हम टीबी पर कार्य कर रहा था, पूरा विश्व जो है टीबी पर कार्य कर रहा था, टीबी को जड़ से उखाड़ने के लिए। लेकिन कोविड-19 आ जाने की वजह से क्या हुआ, टीबी पर ध्यान देना बंद कर दिया और टीबी की जो बीमारी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। बहुत सारे मामले सामने ही नहीं आ पाए हैं कोविड-19 की वजह से। भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और 2019 की तुलना में 2020 में घटे हुए कुल मामलों में से लगभग 41% मामले भारत से आए हुए हैं। ये आपको याद रखना है। ये WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो WHO के द्वारा जारी की गई है। स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2021 में भारत के कोविड-19 टीकाकरण पर एंथम का शुभारंभ किया है? हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, नरेंद्र सिंह तोमर, एक और दो, दोनों? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी यानी कि एक और दो, दोनों। हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मंडाविया ने अक्टूबर 2021 में भारत के कोविड-19 पर एक एंथम का शुभारंभ किया। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 16 अक्टूबर 2021 को भारत के कोविड-19 टीकाकरण पर एंथम का शुभारंभ किया है। इस एंथम को मशहूर गायक पद्मश्री कैलाश खेर के द्वारा गाया गया। ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। किसने गाया है कोविड-19 एंथम को? तो मशहूर गायक पद्मश्री कैलाश खेर के द्वारा इस गाने को गाया गया है। नई दिल्ली के शास्त्री भवन में राष्ट्रगान का शुभारंभ किया गया। भारत ने अब तक कुल इतने कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दे दी है। ठीक है, तो लगभग 97 करोड़ वैक्सीन की खुराक जो है भारत दे चुका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2021 में फूड टेक समिट का आयोजन किया? नीति आयोग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आयोग, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण आयोग, गृह मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य आयोग? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय ने यहाँ पर फूड टेक समिट का आयोजन किया है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2021 को फूड टेक समिट का आयोजन किया। यह प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम और औपचारिकीकरण योजना PMFME के तहत आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी नवाचार में नए उभरते रुझानों पर सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान करने, चर्चा करने और परिचित कराने के लिए सभी खाद्य तकनीकी हितधारकों के लिए मंच तैयार करना इसका उद्देश्य है। तो बस आपको ये याद रखना, फूड टेक समिट का आयोजन कब किया गया? 16 अक्टूबर 2021 को। किसने किया? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किया। ये दो बातें आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 19 अक्टूबर 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, ओसिन मुराब को इंडिया प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये किस जिले की निवासी हैं? इंदौर, भोपाल, रतलाम, विदिशा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि भोपाल की निवासी हैं ओसिन मुराब, जिन्हें अभी हाल ही में इंडिया प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भाई वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने में क्यों कंजूसी कर देते हैं, है ना? तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सब लोग। ठीक है, अभी लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो भोपाल शहर की युवा समाज सेवी ओसिन मुराब को इंडिया प्राइम फॉक्सक्लूज हिंदुस्तान की ओर से इंडिया प्राइम अवार्ड दिया गया। ओसिन 6 साल से सोशल सर्विस कर रही हैं। वे चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में कार्यरत है। कोविड टाइम में उन्होंने कई कारीगरों को रोजगार दिलाने में मदद किया था। तो याद रखिएगा, ओसिन मुराब एक समाज सेवी कार्यकर्ता हैं और इनको अभी हाल ही में इंडिया प्राइम अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वीं एशियन आर्चरी में मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? मुस्कान किरार, रागिनी शर्मा, अनुराधा, अमित यादव? आइए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ए यानी कि मुस्कान किरार का चयन यहाँ पर हुआ है 22वीं एशियन आर्चरी प्रतियोगिता में। ठीक है, मध्य प्रदेश की ये खिलाड़ी हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश की तीरंदाज खिलाड़ी मुस्कान किरार को 22वीं एशियन चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। मुस्कान किरार मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी की खिलाड़ी हैं। मुस्कान किरार के 2018 का एकलव्य अवार्ड और 2019 का विक्रम अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो याद रखिएगा, 2018 में एकलव्य अवार्ड और 2019 से विक्रम पुरस्कार जो है मुस्कान किरार को दिया जा चुका है। खेल खिलाड़ी पूछे जाते हैं कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, तो मुस्कान किरार इस बार भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे पहले MPPSC के एग्जाम में मुस्कान किरार के बारे में पूछा जा चुका है 2019 वाले एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं RRB, NTPC, UPSSC, PET, SSC, CGL और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। डायरेक्ट एग्जाम पेपर का हम स्क्रीनशॉट लेकर के आए हैं। ये पेपर है 4 फरवरी 2021, जो रेलवे NTPC का एग्जाम होता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। देखिए,
तो निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया? उस समय की करंट अफेयर है, महत्वपूर्ण है, तो आगे भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। बागा समुद्र तट, चंद्रभागा समुद्र तट, मरीना समुद्र तट या फिर कोवलम समुद्र तट? सही आंसर है 2, यानी कि चंद्रभागा समुद्र तट जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं चंद्रभागा समुद्र तट कहाँ पर है। तो चंद्रभागा समुद्र तट ओडिशा राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रभागा समुद्र तट स्थित है और इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। सर, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलने से क्या हो जाता है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उन समुद्र तटों को दिया जाता है, उन बीचेस को दिया जाता है जो कि बिल्कुल वहाँ पर सफाई होती है, स्वच्छता होती है, ठीक है, वातावरण वहाँ का अच्छा होता है, साथ ही साथ में इको फ्रेंडली होता है और पर्यटकों के लिए काफ़ी अच्छा वहाँ पर अनुभव रहता है। तो उन्हें वहाँ पर जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। एशिया का पहला यहाँ पर समुद्र तट है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, चंद्रभागा समुद्र तट, याद रखिएगा, उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? आपको पता है पश्चिमी तट और पूर्वी तट, 2 तट भारत में पाए जाते हैं क्योंकि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए, सिंधु का मैदानी क्षेत्र, असम क्षेत्र, कोरोमंडल क्षेत्र या फिर मालाबार क्षेत्र? सही आंसर है डी, यानी कि मालाबार क्षेत्र जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। अब देखिए, गोवा से लेकर के तमिलनाडु तक के क्षेत्र को मालाबार क्षेत्र कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी तट का यह भाग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? डूरंड रेखा, मैनरहीन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या फिर हिंडनबर्ग रेखा? सही आंसर है सी, यानी कि रेडक्लिफ रेखा कहलाती है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान में रेडक्लिफ रेखा है और कई बार कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है पाक जल डमरू मध्य के बारे में सुन करके। तो देखिए, पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जल सीमा कौन निर्धारण करता है? वो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा निर्धारण की जाती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच की भूमि वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच की भी सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न छुपा रुस्तम क्लास के अंतर्गत। ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में लगातार आते रहते हैं, बहुत फेमस प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर एनी बेसेंट? आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण परमहंस जो है वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने बहुत फेमस यहाँ पर भाषण दिया था। और भाइयों बहनों, जिसका जो है उच्चारण जो है शुरुआत उन्होंने भाइयों बहनों से की थी, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था। याद रखिएगा, व्यापम ने कई बार यह प्रश्न पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता किस रियासत के दीवान थे? राजकोट, कच्छ, गांधीनगर या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि राजकोट रियासत के दीवान थे महात्मा गांधी जी के पिता, जिनका नाम था करमचंद गांधी और वो पेशे से एक वकील थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीन ए इलाही धर्म का प्रथम अनुयायी कौन था? आपको पता है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो महेश दास, सलीम, मानसिंह या फिर टोडरमल? आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि महेश दास जो हैं वो दीन ए इलाही धर्म के जो है प्रथम एवं आखिरी जो है जो समर्थक हैं वे कौन थे? महेश दास थे। तो दीन ए इलाही धर्म अकबर जी के द्वारा चलाया गया था। इसके प्रथम एवं अंतिम अनुयायी राजा महेश दास थे, जिन्हें बीरबल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बीरबल थे वो ही प्रथम एवं आखिरी अनुयायी थे दीन ए इलाही धर्म के। केवल एक ही अनुयायी थे जिनका नाम बीरबल है, ठीक है। चलिए अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे बड़ा है? तो सही आंसर है राजस्थान। आइए देखते हैं किस किसने आंसर दिया है। तो सरला रक्षे का कहना है राजस्थान। राधेश्याम शुक्ला, नाइस इन्फॉर्मेशन। पुरुषोत्तम परमार राजस्थान बता रहे हैं। सुनील कुशवाहा राजस्थान बता रहे हैं। रूबी गिरी ने थैंक यू सर कहा है और आंसर भी राजस्थान बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल मालवी का कहना है राजस्थान। राजदांगी का राजस्थान कहना है। तो तनुज शुक्ला ने राजस्थान बताया है। पीके शुक्ला ने राजस्थान बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल आपका है, आपको ही सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम देखने को मिलेगा। तो भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बताइएगा, भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है?
आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो भारत का, विश्व का और मध्य प्रदेश तीनों का बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और जीआई टैग की वीडियो आज दोपहर में 12 बजे अपलोड हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अब तक प्राप्त जीआई टैग 2021 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में कितने जीआई टैग दिए गए हैं और उन जीआई टैग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, कहाँ से संबंधित है, कब दिया गया, कब रजिस्टर्ड कराया गया, पूरी जानकारी आपको हम देंगे। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं दोपहर में 12 बजे जीआई टैग वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।